नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे थे अपनी इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के तहत इंजीनियरिंग मटेरियल्स, और उस इंजीनियरिंग मटेरियल्स के तहत पिछली 2 से 3 क्लासों के अंदर मैं आपको चालक यानी कि कंडक्टर नामक टॉपिक को बहुत अच्छे से फिनिश कर चुका हूँ। आज की इस क्लास में इंसुलेटर स्टार्ट करेंगे और आने वाली 2 क्लासों में हम इंसुलेटर नामक इस टॉपिक को और उसके अंदर 16 से 17 जो इंसुलेटिंग मटेरियल जिनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाए। सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ रहे। जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स नामक ये टॉपिक है जिसके अंदर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, चालक, आपका अर्धचालक या फिर आप पहले अगर इंसुलेटर को लेते हो तो कुचालक और सेमीकंडक्टर मतलब आपका अर्धचालक। इन टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 से 4 नंबर का हमें कवर करना होता है। लेकिन पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के दौरान ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपके हर टॉपिक में यूज़ होंगे। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां अगर धारा का प्रवाह होगा तो आप किसका यूज करेंगे? चालक पदार्थों का यूज करेंगे। अगर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा या फिर धारा के प्रवाह के साथ आप सेफ्टी बरतना चाहते हैं तो आप कुचालक पदार्थों के एज पर आप इंसुलेटर के तौर पर प्रयोग करेंगे। और जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपकी कौन सी है? डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वहां पर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह आपको ये टॉपिक नजर आएंगे। आज की इस क्लास में हम इंसुलेटर को पढ़ेंगे जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे पहली क्लास में जो मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ आपको, जो आपका चालक नामक, हालांकि उसकी भी एक डेमो क्लास मैंने डाली थी, उसको फिनिश किया था, उसकी पीडीएफ आप देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको फिनिश किया है। चालकों के प्रकार, कौन-कौन से चालक हमें पढ़ने थे, मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमीनियम, गोल्ड और प्लेटिनियम और आयरन, इनसे रिलेटेड। लेकिन यहाँ भी बहुत खास पॉइंट थे, जैसे एकमात्र जो द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी है, टंगस्टन का टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस आपका गलनांक बिंदु है, जस्ते की क्या, जस्ते की से हम लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा जाते हैं जो जंगरोधी और नमीरोधी होती है। पीतल सुदृढ़ता के लिए कॉपर के साथ जस्ता मिलाया जाता है। निकिल, निकिल का खास बात यह है कि इसका गलनांक बहुत अच्छा है, और दूसरी बात जंगरोधी और आपका आपका नमीरोधी है। और निकिल का प्रयोग आप सेल वाले टॉपिक में जाके देखेंगे तो निकिल आयरन के साथ, निकिल कैडमियम के साथ, क्रोमियम के साथ हीटिंग एलिमेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अब ये बात उन्हीं को अच्छे से समझ में आ रही होगी जिन्होंने क्लास को देखा होगा और उनको एक-एक चीज़ हमने याद करवाई थी। आप ये मत सोचिए ऊपर से ज़रा याद करवाई थी। टीन, टीन और लेड, टीन का सिंबल एसएन बहुत खास हो जाता है, लेड जिसका सिंबल पीबी है, ये दोनों के दोनों बहुत ही कम गलनांक वाले हैं, है ना? टीन का 230 के सेंस में याद करवाया था और आपका लेड का मैंने 330 के सेंस में, हालांकि वहां 32 और 27 है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि दोनों के दोनों गलनांक बहुत ही कम है, इस वजह से इनका प्रयोग हम आपके फ्यूज वायर या फिर आप सोल्डरिंग के तौर पर प्रयोग करते हैं। फ्यूज का जो तार बनाते हैं वो टीन और लेड का बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर का नाम खास है तो जर्मन सिल्वर का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है किसके साथ? हम कहेंगे कॉपर के साथ जस्ता और जस्ते के साथ निकिल के तौर पर हम जर्मन सिल्वर बनाते हैं। तो ये जो जितने भी हमने फिनिश किए थे उसकी पीडीएफ आप देख सकते हो कि हमने चांदी के बारे में, है ना, कॉपर के बारे में, चालकता के मामले में बेस्ट है वो सिल्वर है, सेकंड नंबर पे कॉपर है, थर्ड नंबर पे आपका गोल्ड है, लेकिन यूज के मामले में आप एल्यूमिनियम यूज करते हो। लेकिन गोल्ड का कोई प्रयोग है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन बेस्ट फीचर क्या है कि मैक्सिमम तन्यता है और मैक्सिमम आघात वर्धन है। तो आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से हमने उस टॉपिक को पूरा किया था, और लास्ट में हमने फिर एक टेबल देखी थी और मैंने कहा था कि अगर पीछे का कुछ भी ना समझ में आया हो तो इस टेबल पे थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिए, इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं जाएगा। ये है वो टेबल। मैंने कहा था कि इनकी चालकता याद कीजिए, परमाणु क्रमांक याद कीजिए, ट्रिक बना के मैंने बताई थी कि बचपन 13 तक हमने एल्यूमिनियम की पहनी, 26 पे जाके हमने आयरन की पहनी यानी कि लोहे की पहनी, 29 पे हमने कॉपर, शादी के टाइम हमने कॉपर डाला। फिर मैंने 47 को कहा ए जी सुनते हो, अभी ये तो बना दो, 47 की होगी, कम से कम चांदी की बना दो। और फिर उसके बाद 79 बोलता है कि अब तो टपकने वाले हैं, एक तो गोल्ड दिला दो। तो ये पूरे 79 यानी कि ये हो गए अपने परमाणु क्रमांक, ट्रिक के साथ मैंने याद करवाई थी। प्रतिरोधकता और इनसे रिलेटेड कोई भी चीज आपको ध्यान नहीं देनी थी, ध्यान किस पे देनी थी? आपके टंगस्टन का गलनांक पॉइंट। फिर इसके बाद जो आपको ध्यान देना था वो ध्यान देना था यहाँ पर ताप गुणांक में आप किसका ध्यान रखेंगे? मैग्नीन और यूरेका का। ये देखो ये दोनों आपको ध्यान रखने थे। तो इस टेबल को भी याद कर लोगे तो भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट बैच आपको कहाँ मिलेगा? कंप्लीट बैच आपको हमारी ऐप पे
मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। फाउंडेशन बैच के नाम से ये बैच है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूछी जाती है, तो इस बैच से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि इतने डिटेल से, इतने शिद्दत से और बैच के अंदर ही, क्लास के अंदर ही आपको याद करवाया जाएगा, क्योंकि लिखवाया नहीं, याद ही करवाया जाता है। ये फैक्ट है, आप क्लास लगा के देखोगे। डेमो के तौर पर आप ये क्लास देख सकते हो कि कितना बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, और उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप उनको पढ़ भी सकते हो। एक बात ये कि वहाँ से आप थ्योरी कीजिए, डेमो के तौर पर कुछ लेक्चर आप यहाँ देख सकते हो, और फिर इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप ये इंसुलेटर की क्लास देख रहे हो, इस पे मैं 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने। उसके आप प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों लगा लीजिए, और फिर थोड़ा कुछ बचता है जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा, वो है मॉक टेस्ट। ऐप पे आपको 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में, जिसमें 3500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, क्योंकि 50 गुना में 70 70 का टेक्निकल, तो 3500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कंप्लीट है। और इसके साथ ये वाला पोर्शन की पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जिसमें 1500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और 1500 क्वेश्चन इंडिया जीके के। हरियाणा जीके और कंप्यूटर का तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। हाँ, इंडिया जीके के 5 या 7 नंबर की आएगी, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके वहां से भी अटेम्प्ट हो जाए। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट मात्र 50, मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में आप ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट कि चालक क्या होता है, क्या उनके अंदर फीचर्स होते हैं। फिर आपको ये वाला टॉपिक यही कवर करना होता है, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उसको क्रॉस कर जाएगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बन जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किन किन चीजों पे निर्भर करती है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इंसुलेटर के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। फिर आपकी बात जो आएगी, जहां से अपना मेन जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो ये होगा कि कुचालकों के प्रकार और उनके उपयोग। कौन कौन से कुचालक हमको इस इंसुलेटर नामक टॉपिक के अंदर अच्छे से कवर करने होते हैं, उसके बारे में देख लीजिए। फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। शुष्क हवा, बेल्केनाइज्ड रबर, पीवीसी, एबोनाइट, अब्रक, माइकानाइज्ड, बेकेलाइट, लेदराइज्ड पेपर, रेजिन, खनिज तेल, ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, पोर्सलिन, कांच, एस्बेस्टस। कुल मिलाकर ये जो पूरी लिस्ट है ना, जिसमें आप पाओगे कि 16 से 17 आपके इंसुलेटर यानी कि कुचालक पदार्थ के जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ना होगा। हालांकि मैं यहाँ बहुत सारी चीजें आपको स्लाइड पे बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम शुष्क हवा रखेंगे, तो शुष्क हवा से रिलेटेड हो सकता है कि आपको यहाँ बहुत सारे पॉइंट दिखे, लेकिन मैं जिस पे ये कहूँ कि भाई ये याद कर लेना, वो आपको याद करना है। बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए जस्ट पढ़ लेना है, जस्ट पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन आपका बार बार पेपर में रिपीट होता है, उसी चीज को आपको याद करना है। लेकिन एज पर माई, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सारी कवर करवाई जाती है, क्योंकि हम इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई ये तो पेपर में आज से पहले नहीं आई। नहीं आई है तो इसका मतलब अब आएगी, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगी या आपके प्रेजेंट ये सारी कवर करनी है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, वो उसको मैं क्लास के अंदर ही याद कराता हूँ। बस ये अपनी क्लास की बेस्ट में क्लियर है। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ इंसुलेटर। और जो ये क्लासेस जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ डेमो के तौर पर, इन सब की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की पीडीएफ, और जो पहले यूट्यूब पे मैंने कंप्लीट टॉपिक कराया, आगे भी कराऊंगा कंप्लीट टॉपिक, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक नहीं कराऊंगा। लेकिन अभी मैं फाउंडेशन बैच की क्लासे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पता नहीं एग्जाम का कब आ जाए, तो उसको कंप्लीट जल्दी जल्दी पूरा करके फिर कुछ एक टॉपिक आपके यूट्यूब पे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। तो इन सब की पीडीएफ ना आप हमारी ऐप पे ही एक फोल्डर बना रखा है, ऑल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी यूट्यूब क्लास प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उस फोल्डर में जाके आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इंसुलेटर, आपको मैंने बताया था कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो। धारा का प्रवाह किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। धारा का प्रवाह कैसे? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? आवेश यानी कि चार्ज, और चार्ज आवेश एक प्रकार की एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन चार्ज आवेश है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव, तो धारा आपकी उच्च से निम्न हो जाएगी। लेकिन धारा का प्रवाह तो तभी होगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। लेकिन अचालक जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इस इंसुलेटर के अंदर होते हैं, वो उस एटम के लास्ट ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट को हम संयोजी बैंड कहते हैं, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो आपके कभी मुक्त होते ही नहीं, क्योंकि वो ना तो बॉन्ड बनाते, ना ही वो बॉन्ड तोड़ते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स बाहर से बुलाने पड़ेंगे।
जैसे सेमीकंडक्टर है, ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉन्स बुलाता है। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको अपने लास्ट ऑर्बिट में जो सहयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, उनको मुक्त करना पड़ेगा। तो उनको मुक्त करने के लिए आपने जैसे देखा सिल्वर, चांदी, उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त कर देता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके घूमेगा, जाएगा और वो फ्री होके मूव करेगा, वही आपका आवेश, और जब उसको एक निश्चित दिशा में दे देते हैं, तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इंसुलेटर में तो ना तो बॉन्ड बनाते हैं, ना बॉन्ड तोड़ते हैं। ये बात बहुत अच्छे से उन बच्चों को समझ में आ रही होगी, जिन्होंने पीछे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर किया होगा एटम नामक टॉपिक में। देखिए क्या कह रहा है, वे पदार्थ इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नैगण्य, नैगण्य मतलब ना ही हो, नैगण्य मतलब गणने योग्य ही ना हो, ना ही हो, है ना, वो अचालक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं जी, अचालक कहलाते हैं। या फिर इस बात को वो ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, वो कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाह नहीं होती हो। धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, अभी 2 मिनट पहले ही बताया मैंने कि धारा का प्रवाह तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, और इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश, आवेश के प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही नहीं, वो मुक्त है तो सही, लेकिन वो मुक्त अवस्था में नहीं है। मुक्त अवस्था का मतलब ये कि वो फ्री नहीं है, और फ्री होंगे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेंगे, जाएंगे। यहाँ तो फ्री है ही नहीं, फ्री है नहीं तो वो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई भी चार्ज एनर्जी नहीं जा रही, इस वजह से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक, इंसुलेटिंग यानी कि अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के बाह्यतम कक्ष में, वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना बहुत कठिन या असंभव होता है, क्योंकि ना तो वो बॉन्ड बनाते ना वो बॉन्ड तोड़ते। क्यों नहीं बनाते, बॉन्ड बनाने के लिए या बॉन्ड तोड़ने के लिए, है ना, हम क्यों करते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, हमें लास्ट ऑर्बिट में किसी भी आपने पढ़ा होगा के एल एम एन, ये आपके कक्ष होते हैं, जिसके बारे में नील्स बोहर साहब ने बताया था। तो वो कहता है कि लास्ट ऑर्बिट में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड कंप्लीट है। बॉन्ड कंप्लीट है तो वो ना तो बॉन्ड बनाएगा ना बॉन्ड तोड़ेगा। वो कहता है कि भाई हम तो परिपूर्ण है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें समाज में कोई भी किसी के साथ, कोई भी किसी के साथ लेन-देन नहीं करना। तो नहीं लेन-देन करना, ना तो इलेक्ट्रॉन आएँगे, ना इलेक्ट्रॉन जाएँगे। इसका मतलब वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कराना असंभव होता है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाते ही नहीं और ना ही बॉन्ड तोड़ते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ को निष्क्रिय पदार्थ कहा जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है भाई, निष्क्रिय पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऊपर वाला भी काम का था, ऐसी बात नहीं कि ऊपर वाला काम का नहीं है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाली चीज को इसी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर हमें कवर करना होता है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि अचालक कुचालक बिना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के तो अचालक को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। जैसे बिना धारा, धारा की गणना कैसे की जाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गणना कैसे, बिना वोल्टेज के डिफरेंस के, वोल्टेज के अप डाउन ना अगर है तो ही आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा लो से हाई। तो बिना वोल्टेज डिफरेंस, है ना, कि बिना वोल्टेज डिफरेंस के हम इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की गणना नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार से बिना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सामर्थ्य जिसे बोलते हैं, उसके बिना तो इस टॉपिक को सोचना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसुलेटर मतलब धारा के प्रवाह को नहीं होने देना, और वो नहीं होने देना कब पॉसिबल है, जब आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेराविद्युतिक स्ट्रेंथ, यानी कि पेराविद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। तो कहता है कि प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक मतलब अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है, मतलब कितनी वोल्टेज तक वो रोके रखेगा धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह को कितनी वोल्टेज तक वो रोके रखेगा, आने नहीं देगा, गुजरने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह नहीं होने देगा, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसे केवी पर एमएम यानी कि किलो वोल्ट प्रति एमएम में व्यक्त किया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है, केवी पर एमएम, किलो वोल्ट प्रति एमएम। समझ गए इस बात को। तो प्रत्येक जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके अलग अलग इंसुलेटर मटेरियल की अलग अलग वोल्टेज सहन करने की सीमा है। जैसे मैं कहूँ दर्द के सेंस में ऐसे समझो, तो दर्द को आप ये कहोगे कि दर्द का मतलब सर विद्युत धारा है। कुछ और एग्जांपल ले लो। जैसे मैं कहूँ कि भई तुम कितना वज़न अपने ऊपर सहन कर सकते हो? मैंने कहा भई मैं तो 50 किलो उठा के यहाँ कम से कम 5 मिनट खड़ा रह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन मेरे से भी कोई एक आया, बोलता है कि मैं तो 55 किलो वज़न और सर की तुलना में 5 से 7 मिनट तक उठा के रख सकता हूँ। एक और आया खाली, बोलता है कि 60 किलो वज़न 10 मिनट तक।
तो इसका मतलब मेरा सामर्थ्य क्या है, 50 किलो वजन का, मैं 50 किलो वजन को रोक के रखता हूँ। वो कहता है 55, वो कहता है 60 और टाइम भी बढ़ा रहा है। इसका मतलब अलग-अलग जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो उनकी अलग-अलग वोल्टेज सहन रोके रखने की, वोल्टेज को सहन करना या रोके रखना क्यों है? क्योंकि ये धारा के प्रवाह को नहीं होने देंगे। उसी को वोल्टेज को रोके रखना, उसी चीज़ को धारा के प्रवाह को नहीं होने देना, उसको क्या कहा जाता है जी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। और वो 1 एमएम 1 एमएम पतली सी जो एक जगह है 1 एमएम, उसपे कितने किलो वोल्ट तक को रोके रखेगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसमें मापते हैं? केवी पर एमएम में मापा जाता है। चलिए ना भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, उसी चीज को जो आपने देखा ना इंसुलेटर, उनसे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट है। समझ लिया हमने कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या फिर ये कहेंगे कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है और बाहर वाले ऑर्बिट में उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कराना संभव ही नहीं है, और इसमें जो वोल्टेज को रोके रखने की क्षमता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसे केवी पर हम या बस इतना ही समझ लिया और काफी है। लेकिन फिर भी ये पॉइंट है जो आपको ऑलरेडी याद है, क्योंकि कंडक्टर वाले टॉपिक में ये सारे पॉइंट आए थे। जैसे इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, मैंने बताया था। जो आपके इंसुलेटर होते हैं, मैंने क्या कहा था कि जो आपके इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर मतलब अचालक, कुचालक, उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो 8 या 8 से अधिक, या 8 से अधिक होते हैं। अच्छा एक बात देखो, क्या ये जरूरी है क्या सर कि भी 8 या 8 से अधिक ही हो? आपने देखा था कि जो चालक है, उस चालक के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 या 3। उसके बाद आपका अर्धचालक, उसके लास्ट ऑर्बिट में 4। लेकिन 4 से आगे कोई होगा तो वो सेमीकंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि 4 तक हमने देखा, 4 तक हमने क्या पाया था? 4 तक हमने पाया था कि ये सेमीकंडक्टर है। ये क्या है? सेमीकंडक्टर। 4 से पहले क्या है? 4 से पहले है जी आपका चालक, चालक यानी कि कंडक्टर, 1, 2, 3, 4 पे सेमीकंडक्टर। अब 4 से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भाई 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, है ना? फिर 8 से जो भी जितना आगे रहेगा वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो आपका आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन से सेंस बनाएगा इंसुलेटर। लेकिन 8 से ज्यादा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि किसी भी ऑर्बिट के लास्ट, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 से ज्यादा नहीं होते। 8 से ज्यादा होगा तो नया बॉन्ड बन जाएगा। इस वजह से मैंने क्या कहा? 8 या 8 से अधिक। लेकिन 8 से अधिक होगा तो नया बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने हो सकते हैं? तो हम कहेंगे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। 4 से आगे जो ज्यादा होंगे वो सेमीकंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ। इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है? कंडक्टर वाले में मैंने बताया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो फ्री होके बाहर से कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई सेल या बैटरी से जब जोड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आपके फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं। लेकिन वो फ्री होकर मूव करके कहाँ जाएंगे? तो वो कहेंगे कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे। अगर वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा हो, जैसे मैंने मेरे को कोई पूछे कि भाई सर आप कितना लंबा जंप कर सकते हो, मैं कह दिया कि भाई 8 फीट लंबा जंप। अभी भाई हैवी हो गए, मोटे हो गए, तो सर प्रैक्टिस करो। पहले कितना करते थे? मैंने कहा भाई 12-13 फुट तक जंप कर लेते थे अपनी जवानी के दिन। ठीक है, अब तो बुढ़ापे की तरफ चले गए हैं। तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा एनर्जी गैप इतना है, मैं कह रहा हूँ कि भाई 15। बोला नहीं, क्या पॉसिबल है? फिर से अपनी 15 फीट लंबा कूदा, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि इतना एनर्जी गैप हो कि कूदा ही ना जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके बैलेंस बैंड में होते हैं, वो आपके कंडक्शन बैंड पे जाना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है। एनर्जी गैप, वाइड बैंड गैप कितना है? 5 + 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक वोल्ट आपके सेमीकंडक्टर को बताते हैं, एक से ज्यादा, यहाँ तो 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इतना गैप है किसके बीच में? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपका जंप नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहे, और नहीं जा रहे, यही बात तो किसी को बताती है? इंसुलेटर यानी कि आपके अचालक कुचालक को बताती है। इसमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है, पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट बैंड में मैक्सिमम कितने? 8। 8 है तो आपका क्या है? इंसुलेटर, तो पूरा भरा हुआ है। जबकि चालन बैंड पूर्णतः खाली है, ये खाली पड़ा। देखो टाइम टाइम फीस कितनी बज रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ से एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से अधिक होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, तो चालकता नहीं होगी। कुछ प्रमुख अचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? हालांकि लिस्ट आगे मैंने बताई दी थी, अभ्रक, कांच, एस्बेस्टस, बेकेलाइट, पीवीसी आदि।
हालांकि हमें 16-17 की लिस्ट को अच्छे से कवर करना है। तो इंसुलेटर की डेफिनेशन मोस्ट जो मोटे मोटे पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को यही कवर करना होता है। प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज को सहन करने की सीमा होती है, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, पेरा विद्युतिक सामर्थ्य बोलते हो, जिसको केवी पर एमएम में मापते हो, उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में जानते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, पेरावैद्युतिक सामर्थ्य क्या है, उसको देखते हैं और उसी के साथ हम भंजन वोल्टेज को भी देखेंगे। फिर विद्युत सामर्थ्य किन-किन पॉइंटों पे निर्भर करता है, किसके साथ पेरावैद्युतिक सामर्थ्य बढ़ता है और किसके साथ विद्युत सामर्थ्य घटता है। देखो, जब हम ये सोचते हैं ना कि भाई धारा के प्रवाह को कोई रोक रहा है तो उसे हम दुश्मन मान लेते हैं, क्योंकि हम ठहरे इलेक्ट्रिकल फील्ड से, वायरमैन फील्ड से, हमें लगता है कि इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन मतलब विद्युत धारा को रोक रहा है वो अपना दुश्मन है। नहीं भाई, आप मतलब प्रेमी हो, धारा के प्रेमी हो, वो वाले प्रेमी नहीं हो जो आप भगत सोच लो। वो वाले प्रेमी अगर हो तो चलो ठीक है, अपनी-अपनी आस्था है, बाकी सच्चाई आपको पता ही है। आप वो प्रेमी हो जिसके बारे में हम आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, धारा प्रेमी हो, तो आपको लगता है कि धारा के प्रवाह को रोका है वो अपना दुश्मन है। आप बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि बिना रोके तो आप इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। चंद सेकंडों में आपके होश उड़ जाएँगे, आपको फूँक दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 33,000 किलोवोल्ट यानी कि 33 केवी, 132 केवी, 132 केवी से भी हाई, जिसे आप सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर बोलते हो, वहाँ पर आपके ये बिना इंसुलेटर मटेरियल के तो आप अपने अस्तित्व की इलेक्ट्रिसिटी के साथ मतलब चंद सेकंडों के लिए भी सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, गणना ही नहीं कर पाएँगे या अपने जीवित ही नहीं रह पाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि भई ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। इस पे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब ये है कि आप इसको ये देखिए कि भई ये भी अपना एक मित्रगण है। तो मित्रगण है तो इसके प्लस पॉइंट क्या होंगे? प्लस भई अगर आप किसी की नेगेटिव साइड देखोगे, तो आपको उसकी अच्छाई में भी आपको बुराई नज़र आएगी। क्योंकि आपने पहले से उसके बारे में नेगेटिव थॉट बना रखे हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड से जाके उसको तरफ देखोगे, तो उसकी हो सकता है कि जो हल्की-फुल्की जो गलती है उसको भी आप ये कहोगे यार कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, ओवरऑल बहुत बढ़िया है, ये भी इसने सोच समझ के ही किया होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अब इसको अपना मित्रगण मानिए, मित्रगण मानेंगे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे? पॉजिटिव पॉइंट ये होंगे कि धारा के प्रवाह को रोके रखना है, तो उसको आप ये सोचिए कि भई पॉजिटिव कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा के धारा को रोक दे। ज़्यादा से ज़्यादा धारा को रोकेगा, वही इसका प्लस पॉइंट है। तो अब इसकी पॉजिटिव साइड से हमें चलना है। तो जो धारा को रोके रखता है उसी को तो हम क्या कहते हैं? पेराविद्युत सामर्थ्य यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी अचालक पदार्थ की गुण क्या है उसके अंदर? 1 मिलीमीटर एमएम परत द्वारा अधिकतम वोल्टेज सहन शक्ति। भई इसका काम क्या है? धारा के प्रवाह को रोकना। धारा के प्रवाह को रोकना है और वो पॉसिबल कब है? जब भई इसकी 1 एमएम मतलब मिलीमीटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज को रोक दे, वही इसका बेस्ट गुण। तो कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ की 1 मिलीमीटर परत द्वारा अधिकतम सहन शक्ति, वोल्टेज को सहन करने रखने की, जिसके ऊपर उसका भंजन ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि भई मैं 50 केजी वज़न उठा सकता हूँ, इसके बाद अगर ज़्यादा उठाया तो मैं तो फिर नीचे, समझ गए इस बात को? भई ये आदमी 70 किलो वज़न तक उठा सकता है, लेकिन 70 से अगर 1 केजी और रखा तो इसके हाथ से नीचे गिर जाएगा, कोई भारी सा पत्थर है। यानी कि इस वोल्टेज को आप क्या कहते हो? डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पेराविद्युत सामर्थ्य कहते हो। लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ी-सी वोल्टेज हुई, तो आपका सब्र का बाँध टूट जाएगा और धारा का प्रवाह हो जाएगा। समझ गए इस बात को? यानी कि धारा का प्रवाह कब होगा? जब आपके क्या हो? ब्रेक डाउन वोल्टेज की तरफ आप चले जाओ, तब धारा का प्रभाव होगा। और वो ब्रेक डाउन वोल्टेज कब आता है? वो ब्रेक डाउन वोल्टेज तब आता है जब आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की सीमा पार कर जाए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की सीमा पार कर जाए। क्या ये बात तुमको समझ में आई? तो कह रहे किसी अचालक पदार्थ की 1 मिलीमीटर परत द्वारा अधिकतम वोल्टेज सहन शक्ति जिसके ऊपर उसका भंजन हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी सहन शक्ति कहते बस भाई अब नहीं, अब मेरे से नहीं रुकेगा, तब आपका इंसुलेटर ब्रेक हो जाता है और इंसुलेटर ब्रेक होगा तो इसका मतलब आपको अब विद्युत का झटका लगने का खतरा बना रहेगा। तो अब यहाँ एक आया है ब्रेकडाउन। तो इस भंजन ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन कब होगा? जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आप पहुँच जाओगे और ब्रेकडाउन वोल्टेज किससे ज़्यादा होता है? आपके उस वोल्टेज से ज़्यादा होता है जिसको वो इंसुलेटर सहन कर सकता है।
और वो वोल्टेज कौन सी कहलाती है? वो वोल्टेज आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली वोल्टेज कहलाती है। वो कितनी होती है? प्रति एमएम पर केवी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है यह वह अधिकतम वोल्टेज है जो एक इंसुलेटिंग सामग्री सहन कर सकती है। एक इंसुलेटिंग सामग्री सहन कर सकती है। इस वोल्टेज से अधिक होने पर इंसुलेशन टूट जाता है और विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है। यानी कि भाई कोई एक सीमा है, उस सीमा को अगर क्रॉस करेंगे तो आपकी ब्रेक उस सीमा को क्रॉस करते ही आपके धारा का प्रभाव हो जाएगा। काम क्या था इंसुलेटर का? धारा के प्रवाह को रोकना। रोके रखा तब तक आपका क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, पेरा विद्युत सामर्थ्य है। इसमें मापते हैं केवी पर एमएम। 1 मिलीमीटर में कितने किलो वोल्ट के वोल्टेज को आप सहन करते हो? रोके रखा, रोके रखा। लेकिन भाई इतना धारा का प्रवाह आया, तो अब कहा भाई अब ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गई, अब ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गई, अब धारा का प्रवाह। तो बोला है कि यह वह अधिकतम वोल्टेज है जो एक इंसुलेटिंग सामग्री सहन कर सकती है। इसके बाद अगर वोल्टेज बढ़ती है तो वो वोल्टेज अब धारा के प्रवाह को करवाएगी, हमारा बस नहीं चलेगा, यानी कि ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब टूट गया, इंसुलेशन टूट गया। हमें पढ़ना क्या था? पेरा विद्युतिक सामर्थ्य। लेकिन पेरा विद्युतिक सामर्थ्य जब क्रॉस करेगा तो आपकी ब्रेकडाउन आ जाती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में बस ये दो ही पॉइंट आपको देखना। अब हम देखते हैं कि ये पेरा विद्युतिक सामर्थ्य किन चीजों पे डिपेंड करता है। भाई वोल्टेज को रोके रखना है, वही आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पेरा विद्युत सामर्थ्य है। तो किन किन चीजों पर ये निर्भर करता है? आपने पिछले जो कंडक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि धारा के प्रवाह में जो सुगमता प्रोवाइड करता है वो आपकी क्या होती है? चालकता, कंडक्टिविटी। और धारा के प्रवाह के रास्ते को रोकता है वो आपके एक तो होता है कंडक्ट आपका रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर के अंदर जो गुण होता है वो रजिस्टिविटी, वो रजिस्टर से भी आती है और बहुत सारी अन्य चीजों पर भी डिपेंड करती है। चालक आपने तार लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। फिर आपने देखा कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नमी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो रेजिस्टिविटी बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार से धारा के प्रभाव को रोके रख रहा है वो आपका क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, पेरा विद्युतिक सामर्थ्य है। उसको क्रॉस कर गए तो आपका ब्रेकडाउन हो गया। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उस पर आप धारा का प्रभाव हो जाएगा। लेकिन कब तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बना रहेगा? वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, उन चीजों को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताया है? वोल्टेज। वोल्टेज पे निर्भर करता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। वोल्टेज बढ़ने पर पेरा विद्युतिक सामर्थ्य में कमी आती है। यानी कि अगर वोल्टेज में वृद्धि हुई, वोल्टेज आपका बढ़ा, वोल्टेज तो भाई नॉर्मल सी बात है कि टाइम के साथ बढ़ भी सकता है। तो अगर आपकी वोल्टेज में वृद्धि हुई तो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कमी आएगी। भाई एक टाइम आएगा जब वो वोल्टेज को क्रॉस करेगा, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, भंजक वोल्टेज बोलते हैं। तब आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब उस पेरा विद्युतिक सामर्थ्य की सीमा टूट जाएगी और आपके धारा का प्रवाह हो जाएगा। फिर बोलता है आवर्ती। आवर्ती अगर आपकी ज्यादा हुई, आवर्ती बढ़ने पर पेरा विद्युतिक सामर्थ्य में कमी आती है। यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया? वो कह रहा है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, है ना, तो आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या कहेंगे? आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या आएगी? आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में भी कमी आएगी। यानी कि किन किन चीजों के बढ़ने से आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पेरा विद्युतिक सामर्थ्य में कमी आती है? तो वोल्टेज बढ़ने पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर। वो कहता है कि जी नमी बढ़ने पर, अगर आपकी नमी हो, नमी है तो नॉर्मल सी बात है, जंग रोधी, नमी रोधी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? जंग रोधी और नमी रोधी के लिए हम परत चढ़ाते हैं। वो परत किसकी बनी होती है? वो परत आपकी या तो भाई जैसे लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, वो तो आपकी कंडक्टिंग हो गए दोनों। लेकिन आपके ऊपर ऐसे भी परत चढ़ाते हैं जिसमें आपके धारा का प्रवाह ना हो, इंसुलेटिंग परत चढ़ाते हैं। और वो इंसुलेटिंग परत आपकी किससे इफेक्ट पड़ती है? नमी। नमी अगर ज्यादा होगी, नमी बढ़ने पर, यानी कि मॉइस्चर बढ़ने पर, क्या बोलेंगे? मॉइस्चर बढ़ने पर, मॉइस्चर यानी कि नमी बढ़ने पर, अगर नमी बढ़ेगी तो इसका मतलब आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में, किसमें? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या आएगी भाई? कमी आएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या आएगी? कमी आएगी। ताप के बढ़ने पर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बहुत सारे ऐसे अपने मटेरियल है जो टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक टाइम तो आएगा ना, अपना इंसुलेटर भी पिघलने लग जाएगा भाई। अब मैं कहूँ कि भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर, आप कहोगे भाई ऐसे इंसुलेटर बना दो सर, टेम्परेचर के साथ कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। अगर ऐसे पॉसिबल हो तो हम फिर उनको सूरज पे ही भेज देना। पॉसिबल तो नहीं है ना। एक टाइम तो आएगा भी, उसकी भी एक सीमा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो अब अपने पिघलने लग जाए। तो कह रहे हैं कि ताप के बढ़ने पर पेराविद्युतिक सामर्थ्य में कमी आती है। इसी पॉइंट को लिखा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या आएगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में आपके कमी आएगी।
तो आपने देखा नीचे वाला पॉइंट है वो अपोजिट है। वोल्टेज बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक टाइम आएगा वो वोल्टेज आ जाएगी जब आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, भंजक हो जाएगा, धारा का प्रभाव हो जाएगा। आवर्ती ज्यादा होगी फिर भी वोल्टेज आपका, आवर्ती वोल्टेज दोनों एक ही सेंस में चलते हैं, तो आपकी किसमें ब्रेक डाउन सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कमी आएगी। नमी ज्यादा होगी, नमी के साथ भी आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तापमान V के बढ़ने के साथ भी आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या आएगी, कमी आएगी। अब एक चीज देखो, वोल्टेज, आवर्ती, नमी, ताप, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तेरा विद्युतिक सामर्थ्य के क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। यानी कि इनके बढ़ने से, इनके बढ़ने, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं इंसुलेटर की, पॉजिटिव क्या है, धारा के प्रवाह को रोके रखना, और उसके अंदर क्या चीज अहम रोल प्ले करती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव पॉइंट है, वो पॉजिटिव अब नेगेटिव हो रहा है किसके साथ, वोल्टेज, आवर्ती, नमी और ताप, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। वोल्टेज बढ़ी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटी, आपकी नमी बढ़ी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटी, आपकी तापमान बढ़ा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, मोटाई। अच्छा खासा मोटा इंसुलेटर हो, अच्छी खासी मोटाई हो, कहने का मतलब यह है कि भाई मैं 50, ये 55, एक खली बोला था मैंने, खली है तो भाई अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला, अच्छी मसल्स वाला, हट्टा खट्टा जवान है, वो कह रहा है 70 kg 10 मिनट तक उठाए रखूंगा, यानी कि उसकी मोटाई ज्यादा है। मोटाई इन द सेंस यहाँ बोलेंगे इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो कह रहे हैं कि अवरोधी पदार्थ की मोटाई बढ़ने पर उसका पेराविद्युतिक सामर्थ्य बढ़ता है। यानी कि अगर आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो अब आपको उस इंसुलेटिंग मटेरियल, अचालक पदार्थ की क्या रखनी पड़ेगी, मोटाई। भाई पता, क्योंकि किससे रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है कि पेराविद्युतिक सामर्थ्य किसमें मापा जाता है, केवी, बोलिए, किलो वोल्ट पर एमएम में मापा जाता है। एक पतली सी परत किलो वोल्ट तक होल्ड कर लेती है। एक पतली सी परत किलो वोल्ट तक, कितने किलो वोल्ट वो हम देखेंगे, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, लेकिन हमें पता है प्रति एमएम एक पतली सी परत है वो किलो वोल्ट को होल्ड कर रही है ना, किलो वोल्ट को होल्ड कर रही है। इसका मतलब वो परत की मोटाई ही बहुत ज्यादा कर दे, एक पतली सी परत, कुछ एक को, फिर एक और, फिर इतनी ज्यादा मोटाई कर ले कि भाई बहुत सारे किलो वोल्ट वोल्टेज को होल्ड कर ले। इसका मतलब मोटाई के बढ़ने के साथ आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये इनवर्सली है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पॉजिटिव पॉइंट वोल्टेज को रोके रखना, और वो किससे आएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मोटाई बढ़ने के साथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, और बाकी इनके साथ इनवर्स। क्लियर है भाई। अब देखते हैं, हालांकि ये तुमको अब याद, मतलब मोटा मोटा हमने देख लिया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हानियां किस प्रकार से, ये थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा है ना, काम का नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फर्ज है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये है लास्ट वाली लाइन, पेरा विद्युतिक हानियां, आप चाहे तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। सप्लाई वोल्टेज अभी पढ़ के आए हैं, और आवर्ती पर निर्भर करती है। बाकी आप कहोगे सर टेम्परेचर और नमी पे भी तो निर्भर कर रही है, मोटाई पे भी निर्भर कर रही है, लेकिन वो फिजिकली पॉइंट नहीं है, वो भौतिक पॉइंट नहीं है। भौतिक पॉइंट, इसका मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपके भौतिक पॉइंट है, उन पे निर्भर कर रही है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली या इनवर्सली, उस चीज को हम यहाँ देखेंगे। और एक ये जो ये वाली लाइन जो पेपर में पूछी जाती है, और एक ये पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पेरा विद्युतिक हानियां किस ब्रिज के द्वारा मापी जाती है, तो शेयरिंग ब्रिज। इनको डायरेक्ट याद कर लें, हालांकि मैं इसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँ। क्लियर है। तो पेरा विद्युतिक हानियां, अब ये करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल है, जब इनके गुण देखेंगे ना, तो हालांकि ये अभी तुमको याद तो नहीं होंगे, क्योंकि जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बेल्केनाइज रबड़ को, एबोनाइट को, अब्रक को, माइकानाइज्ड, वहां मैं याद कराऊंगा। इस टेबल को फिर से एक बार लास्ट में भी लेके आऊंगा, आज की इस क्लास में मोटा मोटा बता दूंगा भाई। बल्केनाइज्ड रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से लेकर 50 तक है, एबोनाइट की 30 से लेकर 40 तक है, अब्रक की 20 से लेकर 60 जो मैक्सिमम है। ये अभी मोटा मोटा बता दूंगा, लेकिन अभी तुमको ये याद नहीं होगा, क्योंकि इन मटेरियल के बारे में तुम जानते ही नहीं हो। तो जब एक एक करके इन मटेरियल को पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, फिर इस टेबल को लास्ट में फिर से लेके आऊंगा और फिर ट्रिक से याद कराऊंगा। परेशान मत होना, ठीक है। कहीं तुम कहोगे कि सर ये इतना कैसे याद होगा। अब देखो पेरा विद्युतिक हानियां, पेरा विद्युतिक क्या है, विद्युत के प्रवाह को रोकना, उस वोल्टेज के प्रवाह को रोके रखना, केवी पर एमएम में मापते हैं। जो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, तापमान और नमी के साथ घटती है, जबकि मोटाई के साथ बढ़ती है। तो वो कहते हैं किसी अवरोधी पदार्थ की अवरोधन क्षमता में कमी ही पेरा विद्युतिक हानि है। अवरोधी क्षमता में रोके रखने वाले में कमी ही पेरा विद्युतिक हानि है। रोके रखने वाले को ही पेरा विद्युतिक हानि कहते हैं। एक बार पूछे,
चली गई है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा लोड मेरे को काटना पड़ रहा है, 1 मिनट बस, ज़्यादा टाइम नहीं। जी, देखिए, तो ये जो पैराविद्युतिक हानियाँ हैं, हानियाँ मतलब पैराविद्युतिक सामर्थ्य में कमी लाना। वो पावर लॉस का जो पावर को बोल दो या फिर हमें तो लॉस पढ़ना है अभी क्योंकि हानियाँ पढ़ रहे हैं, तो उसको वी आई cos फाई से रिप्रेजेंट। अब तुम्हारे लिए जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस सिलेबस को कर रहा है और फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहा है, तो ये हो सकता है कि उसे ना समझ में आए, लेकिन परेशान मत होना कि अभी तक तो हमने सिलेबस स्टार्ट ही किया है, 4-5 से टॉपिक किए यार। अब तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ आ जाए तो समझना मुश्किल होगा, लेकिन जब इसका पर्टिकुलर हम टॉपिक करेंगे, जब मैं आपको एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी जब वहाँ कराऊँगा, आपको इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर कराऊँगा, तो ये सारी बातें आपके माइंड में, ज़हन में, खोपड़ी में उतारूँगा मैं ये। लेकिन फिलहाल तुम इसे काम चलाना जो भी मैं बता रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई, हमें हानियाँ देखनी है। तो हमें पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? जैसे मेरा नाम है वीर, लिख रहा हूँ और फिर उसको इरेज करूंगा, ठीक है? लिख रहा हूँ और उसको इरेज कर दूंगा। देखो, वीर, वी आई आर, ये मेरा नाम है वीर, वीर। तो इससे हम देखते हैं कि वोल्टेज का फॉर्मूला आता है आई इंटू आर, आई इंटू आर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें धारा का जो फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वी अपॉन में आर। अगर मैं कहूं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन में आई। ठीक है? तो हमने देखना है आई इज इक्वल टू क्या आता है? वी अपॉन में आर। आई इज इक्वल टू क्या आता है? वी अपॉन में आर। तो मैं आई लिख रहा हूं, आई मतलब विद्युत धारा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू रहेगा वी अपॉन में आर, वी अपॉन में आर। ठीक है? लेकिन जब हम कैपेसिटेंस, कैपेसिटर को देखते हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टर को देखते हैं, तो इंडक्टर में तो आता है एक्स एल और कैपेसिटेंस के, कैपेसिटर के अंदर आता है एक्स सी, कैपेसिटेंस बोलते हैं। लेकिन बस तुम काम चलाना। तो इस देखो, जब हम इंडक्टर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आर की जगह हम यूज करेंगे एल एक्स एल। प्रतिरोध, देखो ये क्या है? धारा आई, ये वोल्टेज और ये आपका रजिस्टर। ठीक है? रजिस्टर या रेजिस्टेंस। तो ये जो एक्स एल है, ये रेजिस्टेंस किससे आया है? रजिस्टर से। आपकी इंडक्टेंस किससे आएगी? इंडक्टर से। आपकी कैपेसिटेंस, अब जब कैपेसिटर यूज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्सी, एक्सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? एक्सी। तो रेजिस्टेंस किससे आई? रजिस्टर से। इंडक्टेंस किससे आई? इंडक्टर से, प्रेरक से। कैपेसिटेंस किससे आई? कैपेसिटर से, संधारित्र से। हम पैराविद्युतिक सामर्थ्य को जब देखते हैं तो वो कैपेसिटेंस के सेंस में, किसके सेंस में देखते हैं? कैपेसिटेंस के सेंस में देखते हैं। यानी कि हम इस आर की जगह इंडक्टर देख रहे होते तो एक्स एल यूज करते, लेकिन हम यहाँ कैपेसिटेंस के सेंस में यहाँ पैराविद्युतिक सामर्थ्य को देख रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा जी आपका एक्स, बोलिए, सी। अच्छा, क्यों आया सर ये? क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर दो चालक प्लेटों के बीच में पैराविद्युतिक सामर्थ्य वाली चीज, सेरेमिक मटेरियल भरा जाता है। और वो सेरेमिक मटेरियल क्या करता है? वो सेरेमिक मटेरियल आपके वोल्टेज को स्टोर करके रखता है। तो वो जो सेरेमिक मटेरियल है उसकी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, पैराविद्युतिक सामर्थ्य, कि कितनी वोल्टेज तक वो उसको रोके रखता है। इस वजह से एक्स ले लिया जाता है। ठीक है? अगर नहीं आ रहा समझ में क्योंकि ये सर ने क्या बता दिया, तो जस्ट चिल मारिए क्योंकि आपको ये लाइन याद करनी है कि पैराविद्युतिक हानियां किस पे? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है और इसको शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। बस ये लाइन, अब ये जो बता रहा हूँ ये आपका बहुत चीजें हैं वो आगे चलकर डिपेंड हो रही है, बस आप इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? तो ये होगी धारा वोल्टेज एक्स सी। एक्स सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 में 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी और सी। ये होती है जी आपकी किसकी वैल्यू? ये होती है जी आपकी एक्स सी, है ना? एक्स सी, एक्स सी मतलब आपकी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो ये कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस है, एक्स सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जगह अगर हम एक्स सी की जगह ये वैल्यू रखेंगे 1 में 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और सी मतलब कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करें, कैपेसिटेंस ही बताएगा, तो ये पलट जाएगा। तो इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी, और ये नीचे है एक्स सी की जगह ये सारा रखेंगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। क्या आ जाएगा? आई वी के साथ में क्या आ जाएगा? 2 पाई, बोलिए, 2 पाई एफ सी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ सी। अब एक बात बताओ, क्या इस
आई की जगह क्या ये वैल्यू हम रख सकते हैं क्या? क्या इस आई का मान अभी अभी हमने ड्राइव किया, क्या ये रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख दीजिए। तो बताइए P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P पावर होता है जिसको हम पावर लॉस के सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V, और इस I की जगह रखो, I की जगह रखेंगे, फिर से V आ गया, 2 पाई एफ सी, और साथ में क्या है? कोस फाई है। क्या है? कोस फाई है। अब अगर अब इस बात को ध्यान से देखा जाए, है ना, यहां से लिख रहा हूं, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू बोलिए V इंटू वी, यानी वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर, फिर क्या है? 2 पाई, वी स्क्वेयर इंटू में 2 पाई, और फिर क्या है? एफ सी कोस फाई, एफ सी कोस फाई। अब एक बात बताऊं, हमें सिर्फ किसको देखना था? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, बाकी चीज को छोड़िए। आप कोस फाई से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको हमें सी से कोई मतलब नहीं है, हमें 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यानी कि पी पावर लॉस किसके बराबर है? वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर है, और पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। बस ये बात तुमको बतानी, यानी कि जो आपकी पेरा विद्युतिक सामर्थ्य है, तो वहां पेरा विद्युतिक हानियां भी होंगी। सामर्थ्य मतलब वोल्टेज को रोके रखना, उसमें कमी आएगी, वो कमी पेरा विद्युतिक हानियां कहलाती है। और पेरा विद्युतिक हानियां, मैंने क्या कहा था? पेरा विद्युतिक सामर्थ्य किन किन चीजों पे निर्भर कर रहा है? भौतिक में देखा हमने वोल्टेज और आपकी फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी हानियां, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? पेरा विद्युतिक सामर्थ्य, यानी कि हानियां मतलब बराबर है किसके? वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर। पेरा विद्युतिक लॉस किसके बराबर है? पावर लॉस। ये लॉस के सेंस में बताया मैंने, ध्यान रखना, किसके सेंस में? ये पावर लॉस, पेरा विद्युतिक जो हानियां है उसको बता रहा हूं मैं। पावर लॉस यानी कि पेरा विद्युतिक हानियां, वो वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर है। वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके वर्ग के बराबर पावर लॉस आपका होगा, पेरा विद्युतिक लॉस होगा। पेरा विद्युतिक लॉस होगा तो पेरा विद्युतिक सामर्थ्य आपका घट जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। वोल्टेज बढ़ा, पेरा विद्युतिक हानियां भी स्क्वायर के बराबर हानि हो गई, और पेरा विद्युतिक सामर्थ्य आपका घट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी के डाटा, तो ये बात पेपर में पूछी गई है, इस वजह से मैंने क्या कहा, तुमको इतना ये समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये लाइन नीचे वाली डायरेक्ट याद कर लेंगे कि जो आपका पावर लॉस है ना, पेरा विद्युतिक लॉस है, पेरा विद्युतिक जो स्ट्रेंथ है, पेरा विद्युतिक डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है, उसका लॉस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पेरा विद्युतिक लॉस पावर लॉस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? फ्रीक्वेंसी के। ये वाली बात तुमको समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो ये लाइन याद करेंगे। तेरह विद्युतिक हानि सप्लाई वोल्टेज व आवर्ती, सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के, तेरह विद्युतिक हानि की बात कर रहे हैं। हानि होगी तो आपका पेरा विद्युत सामर्थ्य घट जाएगा, हानि कम होगी तो पेरा विद्युत सामर्थ्य, और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, और पेरा विद्युतिक हानि को आप शेयरिंग ग्रेस करते हैं। ये बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो क्लास कर इसे एक बार फिर से देखिए, P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई, आई इज इक्वल टू वी अपन में आर होता है। हम यहाँ पेरा विद्युतिक स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, सामर्थ्य को देख रहे हैं, उसकी हानि निकाल रहे हैं, तो वी अपन में क्या रखेंगे? वी अपन में एक्स सी, एक्स सी की वैल्यू 1 अपन में 2 पाई एफ सी, अब फ्रीक्वेंसी है, और सी आपका पता ही क्या रहता है। तो आई की जगह हम यहाँ रखेंगे, तो ये नीचे है तो ये पलट जाएगा, तो वी इंटू 2 पाई एफ सी इसकी जगह रख देंगे, तो वी इंटू वी, वी स्क्वायर बन जाएगा, 2 पाई एफ सी कोस पाई। बाकी चीज से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये आपके, क्योंकि कैपेसिटर का थोड़ी ना यूज करेंगे, हमें तो इंसुलेटिंग मटेरियल देखना है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में पावर फैक्टर कोई काम का नहीं है, हमें सिर्फ देखना है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यही आपके फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, तो फिजिकल नहीं, सॉरी मैं फिजिकल बोल रहा हूँ क्या बार बार? फिजिकल फैक्टर नहीं है ये आपके वो फैक्टर है। फिजिकल तो होता है जहां पर फिजिकली कोई चीज मौजूद हो, है ना, ये यांत्रिक जो फैक्टर है, तो ये किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज के स्क्वायर के। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। तेरा विद्युतिक सामर्थ्य आपका खत्म, बस इतना सा ही पढ़ना था। तेरा विद्युतिक सामर्थ्य क्या है? कि किसी इंसुलेटर अचालक तार के द्वारा मैक्सिमम कैपेसिटी जिसके तहत वो वोल्टेज को रोके रखे, केवी पर एमएम में मापते हैं। अगर उससे ज्यादा हुई तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, भंजक वोल्टेज आ जाएगी, उसके बाद आपका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और आपके धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो किस किस चीजों के साथ निर्भर करती है? वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, तापमान, नमी, इनके साथ घटता है पेरा विद्युत सामर्थ्य, और मोटाई के साथ बढ़ता है। फिर हमने देखा पेरा विद्युत एक सामर्थ्य है तो हानि भी होगी, वो हानि है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है पेरा विद्युत सामर्थ्य, और इसको शेयरिंग ब्रिज के हम आपसे निचोड़ तो ये होता है 3 सेकंड में,
है ना? लेकिन समझाने के लिए बहुत सारा, और जब समझ में आ जाता है ना, तो कभी-कभार मेरे को कोई बच्चा ऐसे भी बोलता है कि सर ये बात तो सिर्फ 2 मिनट की थी, आपने 10 मिनट लगा दी। अरे वो 2 मिनट की पता है कि तुमको कब लगी? तो तुमने 10 मिनट लगाई है। निकम्मो, अदरवाइज़ ये बात तो किताबों में लिखी पड़ी है, तुमको आज से पहले क्यों नहीं याद हुई? कहने का मतलब है पहले टाइम देना पड़ता है, फिर वही चीज़ आसान लग जाती है। पहले इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर एक वही शॉट आपका क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क शॉट बन जाता है। और वो उसको आप ऐसे खेल जाते हो कि भई ये तो मेरे को जन्मजात से आता है। लेकिन उसके लिए आपने बहुत मेहनत, खून पसीना-पसीना बहाया आपने, प्रैक्टिस की है मैदान में, और उसी से याद आया आज तो बहुत खतरनाक दिन है ना? बहुत खतरनाक दिन है। हो सकता है कि आज अपने पास एक वर्ल्ड कप आ जाए। तो क्या कहता है कि कुचालकों के गुण, हो सकता है, क्योंकि भई साउथ अफ्रीका भी अच्छी खासी फ़ॉर्म में चल रही है, लेकिन क्राउड का बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया से क्राउड के ही बलबूते पर इंडिया ने निकाला है, बहुत प्रेशर हो गया था ऑस्ट्रेलियन पर। और वहीं एक टाइम था जबकि अपना वर्ल्ड कप था, तो हमारी क्राउड का हम पे प्रेशर हो गया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ना जब डकआउट मुकाबले में आते हैं, ख़ास करके मेन वाले, ऑस्ट्रेलियन टीम है, मेन जो है ऑस्ट्रेलियन टीम, वो आपके डकआउट मतलब ऐसे मैच में आती है जहाँ पर आपके नॉकआउट, डकआउट नहीं नॉकआउट मैच में आती है, तो वो चढ़ के खेलती है, अगली टीम को डोमिनेट करती है वो, हावी हो जाती है। और जब अपना वर्ल्ड कप था तो यही हुआ कि हमारी क्राउड का प्रेशर हो गया और अपनी इंडियन टीम थोड़ी दब गई। अब फीमेल के साथ उल्टा हुआ, वो ऑस्ट्रेलियन टीम दब गई, जिसमें फील्डिंग में आपने देखा होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में दिन रात का अंतर है, लेकिन वहाँ उनसे भी गलतियाँ हो रही थी। इवन दो ऐसे-ऐसे उनकी फीमेल जो प्लेयर है जिनका पूरे वर्ल्ड में उनकी फील्डिंग मतलब नंबर 1 पे, नंबर 2 पे चल रही होगी। उन विशेष करके उन खिलाड़ियों की जिनसे कैच ड्रॉप हुए, मिस फील्डिंग हुई, अब उनसे भी गलती हुई, इसका मतलब क्राउड का बहुत फ़र्क रहता है। तो आज का भी नई टीम के पास एक वर्ल्ड कप होगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। देखते हैं वुमेन्स में क्या होता है। होप सो इंडियन टीम जीते, ऐसी प्रेयर करेंगे, ऐसी वो रखेंगे भई, क्योंकि भई अब आज के समाज में महिलाएँ, हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है क्या? वही बात है। तो भई अभी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी भई भविष्य के गर्भ में है, और 2 टीम है, तो 2 में से एक के पास फिलहाल यही कहेंगे कि भई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। और ऐसे ही रहेंगे अभी इंडियंस, एज़ पर इंडियन होने के नाते हम तो ये सोचेंगे इंडिया की टीम जीते, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ठीक है? तो चालकों के गुण, तो जिस प्रकार से चालकों के अंदर क्या-क्या गुण थे? सस्ता हो, सरलता से उपलब्ध हो, तो ये भी सस्ता और सरलता से उपलब्ध। वहाँ था तन्य और अघातवर्धे, ये भी तन्य और अघातवर्धे हो, लेकिन तन्य और अघातवर्धे का यूज़ कहाँ करेंगे इसका? इसको कहाँ हमें पतली तार बनानी होगी? हम तो चाहते हैं कि तार तो मोटा से मोटा हो, तो सस्ता और सरलता से तो उपलब्ध हो। तन्य और अघातवर्धे वाला कोई ख़ास इसका गुण नहीं है। हाँ, किसी के ऊपर पतली सी कोई परत चढ़ानी हो तो उसको पीट-पीट के हम लंबा कर लेंगे, लेकिन ये तो रबड़ के तौर पर होता है ज़्यादातर तो। समझ रहे हो मेरी बात को? और या फिर ऐसा होता है जिसको मोड़ने पे टूट जाता है, जैसे अबरक हो गई। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि भई ये सस्ता और सुलभता से उपलब्ध हो, और क्या बेनिफिट होना चाहिए? भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। विद्युत को रोके रखने की क्षमता होनी चाहिए, वो गुण इसके अंदर विशेष होना चाहिए। प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। प्रतिरोधकता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किससे आएगी? धारा के प्रवाह को रोके रखना, वो किससे आएगा? रेजिस्टेंस से आएगा, किससे आएगा? तो वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट ना पड़े, गुण देख रहे हैं, तो जो पेराविद्युतिक सामर्थ्य को कम करने वाली चीज़ है उसको हटा देंगे, टेम्परेचर पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। टेम्परेचर बढ़ने के साथ पेराविद्युतिक सामर्थ्य पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, वो गुण होना, नमी के साथ कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, वो गुण होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के साथ कोई प्रभाव ना पड़े, वो गुण होना चाहिए। और मोटाई अच्छी, वही इसके गुण हो जाएँगे। सबसे पहला जो गुण है वो क्या होना चाहिए? उच्च पेराविद्युतिक सामर्थ्य, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हम किसमें मापते हैं? केवी पर एमएम में। ये यूनिटी पेपर में आ जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा ना तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसमें मापते हैं? केवी पर एमएम में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे निर्भर करती है? किसके साथ बढ़ती है, किसके साथ घटती है? या फिर थोड़ा-सा फैक्चुअल डाटा पूछेगा तो पूछ लेगा अबरिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताओ। मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है, हवा की कितनी है, कागज़ की कितनी है, वर्निश की कितनी है? आपके जो ट्रांसफार्मर चैप्टर में जो धड़कन है, उस चैप्टर के ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल, और उस ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल का पेराविद्युतिक सामर्थ्य कितना है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? ऐसा क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा से भी पूछ लेता है, नहीं तो इसकी यूनिटी आ जाती है। कुचालकों की पेराविद्युतिक सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? उच्च होना चाहिए, ठीक है? ताकि उसका उपयोग उच्च होगा तो उच्च वोल्टेज के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग में लाई जाने वाले विद्युतिक सामग्री
एवं उपकरणों के आवरण के निर्माण में किया जा सकता है। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी तो उच्च वोल्टेज को सहन कर लेंगे। तो चालक तार है जिसमें से धारा का प्रवाह है और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, उसके ऊपर आप लगा देंगे जी आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर सामग्री लगा देंगे। और वो इंसुलेटिंग सामग्री बहुत ज़्यादा वोल्टेज को सहन करती हो तो अंदर से अगर आपकी 220, 240, 650 या फिर और ज़्यादा 11,000 33 केवी की लाइन हो और उसके ऊपर अच्छा खासा इंसुलेटर होगा तो 33,000 केवी वोल्टेज को भी सहन कर जाए, तो ऐसा ही हम मटेरियल प्रयोग करेंगे। तो कह रहे हैं कि ताकि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज, आप कहोगे सर ये तो आपने कहा कि अब्रक की मैक्सिमम 60 तक होती है। अरे 1 एमएम की 60 होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केवी पर एमएम में मापते हैं। 1 एमएम की 60 होती है, लेकिन मोटाई तो अच्छी खासी रखेंगे ना। उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विद्युतीक सामग्री एवं उपकरणों के आवरण क्या बनाते हैं फिर? उनके आवरण के निर्माण में किया जाता है। इसकी इकाई क्या है? केवी पर एमएम में मापते हैं। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब ये मैंने क्या कहा था? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ये लिस्ट देखेंगे। जस्ट पढ़ना है, इस बहाने ये पता लग जाएगा कि कौन-कौन से पदार्थ हमें पढ़ने हैं और उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी। लेकिन मैंने क्या कहा, जब ये सारे मैं पढ़ा दूँगा, एक-एक करके सारे पढ़ा दूँगा, 16 से 17, 18, 19, 20 जितने भी चीज़ पढ़ा दूँगा, तो उनको वहाँ याद कराऊँगा। याद कराऊँगा तो ये ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएँगे, फिर इस टेबल के लास्ट में आऊँगा, लास्ट में फिर से इस टेबल को लेके आऊँगा और फिर आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊँगा। लिंक बनाऊँगा, ट्रिक कोई जन्मजात मैंने नहीं सीखी, ईमानदारी से कह रहा हूँ मैंने इस पे कोई अभी फिलहाल वर्क नहीं किया। लेकिन जब करने बैठेंगे, तो आपको मैं याद करा के ही हटूँगा। हर चीज़ का एक कोई ना कोई एक रास्ता होता है, टाइम देना पड़ता है। टाइम बिताएगी, अपने आप चीज़ें समय के साथ, शांत रहने के साथ, मौन धारण रखने के साथ चीज़ें अपने आप ही सोल्व हो जाती है। कभी-कभार आप देखते हो ना लाइफ में, कितनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, आप धैर्य के साथ काम लेते हो, सूझबूझ के साथ काम लेते हो, तो उसमें से 50 से 60% तो वो मुसीबत अपने आप ही टल जाती है, समय के साथ। बची-खासी का आप फिर अपनी गट्स के द्वारा, आपके स्ट्रेंथ के द्वारा, आपकी मतलब विल पावर के द्वारा आप उसको सोल्व भी कर जाते हो। तो वो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये वहाँ हम याद करेंगे। तो कौन-कौन से अचालक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में हम नज़र दौड़ाते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसमें मापते हैं जी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम मापते हैं केवी पर एमएम में। किसमें मापते हैं? केवी पर एमएम में। पदार्थ बोलिए, पदार्थ कौन से हैं? कौन-कौन से पदार्थ हमें देखने हैं? तो ये इस लिस्ट के ऊपर बस एक बार फिलहाल देख लीजिए कि ये लिस्ट है, लेकिन डिटेल से हम कब करेंगे? जब हम ये सारा पूरा टॉपिक पूरा कर लेंगे। तो पदार्थ हो गया जैसे वेल्केनाइज्ड रबड़। तो वेल्केनाइज्ड रबड़ की कितनी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? तो हम कहेंगे 30 से 50 है। पहले देख लो कौन-कौन से मटेरियल है। वेल्केनाइज्ड रबड़ है जिसको आगे पढ़ना है, एबोनाइट है, अब्रक है, माइकानाइट है, बेकेलाइट है, साधारण रबड़ है, लेदराइज्ड पेपर है, रेजिन है, खनिज तेल है, पोर्सिलिन है, क्राउन काँच है ना? साधारण काँच है, एस्बेस्टस है, मार्बल है, वर्निश है, कागज है, स्लेट है और सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। तभी तो कहते हैं कि विद्युत का जब झटका लगे, कोई मतलब किसी नंगे तार से टच हो जाए, घरों में ही होता है नॉर्मल तो। अब कोई वहाँ मोटी लाइन पे कोई काम कर रहा होगा तो वहाँ पर तो आपको फिर इंसुलेटिंग मटेरियल में जैसे आपको दस्ताने वगैरह दिए जाएँगे और भी बहुत सारी सेफ्टी के इक्विपमेंट देते हैं। लेकिन घरों में हर एक के पास तो दस्ताने नहीं होते, तो कहते हैं सूखी लकड़ी से हटाओ। क्योंकि घरों में जो वोल्टेज है वो कितनी है? 210, 220, 240 तो वहाँ सूखी लकड़ी के से ही काम चल जाता है क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत कम है। कितनी है? 0.4 से लेकर 0.6 तक। केवी पर एमएम, केवी पर एमएम, 1 एमएम की मोटाई पर 0.4 से 0.6 किलोवोल्ट तक, ठीक है? तो देखिए ये मटेरियल है तो सबसे पहले देखिए पदार्थ कौन है? पदार्थ है जी वल्केनाइज्ड रबड़। तो बोलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? 30 से लेकर 50 तक, 30 से लेकर 50 तक। फिर इसको तो अब बार-बार क्या बनाएँगे बस ठीक है। फिर दूसरा कौन-सा है? दूसरा है जी आपका एबोनाइट। एबोनाइट की कितनी है? 30 से लेकर 40 तक। अब्रक की मैक्सिमम चली जाती है किससे? 20 से लेकर 60 तक। ठीक है? तो 30 से 50 फिर 30 से 40, 20 से 60 और माइकानाइट, माइकानाइट की कितनी है? 20 से लेकर 40 तक। याद कराऊँगा ये, फिलहाल आप पढ़ लीजिए। पदार्थ में फिर आप और देखोगे तो और कौन से पदार्थ रहेंगे? और आपके पदार्थ रहेंगे जी कौन से? जिसकी आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केवी पर एमएम में मापते हो। तो बेकेनाइट रहेगा जिसकी 17 से 21 है, साधारण रबड़ है जिसकी 15 से 20 है, लेदराइज्ड पेपर है जिसकी 12 से 17 है और रेजिन है जिसकी 12 से 14 है। रेजिन है जिसकी क्या है? 12 से 14 है। तो ये है जी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किसमें मापते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप मापते हो केवी पर एमएम में। आप मोटा-मोटा 1-2 की तो याद करके जाइए। वेल्केनाइज्ड रबड़ से स्टार्ट कीजिए 30 से 50,
तो 30 से 50 मतलब 50 पे चले जाइए, 50 तक है वल्केनाइज्ड रबर, 30 से 50। उसके बाद है एबोनाइट 30 से 40, वो है 30 से 50, ये 30 से 40। 30 से स्टार्ट किया, 30 से 50 घट कम हो गई थोड़ी, 30 से 40। वल्केनाइज्ड रबर और एबोनाइट। फिर बोलता है जी अब्रक, अब्रक की मैक्सिमम, तो 20 से लेकर 60 तक। अब कहोगे सर ये वेरिएशन क्यों आ रही है? तो क्योंकि भाई ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये डिपेंड कर रही है वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसी पे, टेम्परेचर पे, नमी पे और मोटाई पे। तो मोटाई के अनुसार इतनी है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटेगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्टेज के स्क्वायर के साथ घटती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हानियां, पेराविद्युतिक हानियां, पावर लॉस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके वोल्टेज के स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी तो वेरिएशन के साथ रहेगी। अगर मान लो कोई एक्स जो घटाने वाली चीज है जैसे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, तापमान, नमी, अगर वो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे तो अब की कितनी रहती है, 60 तक रहती है, लेकिन इफेक्ट डालेंगे तो कहां तक आ जाएगी, 20 तक आ जाएगी। माइकानाइट, माइकानाइट की कितनी है, 20 से 40 तक। तो 30 से 50, 30 से 40, 20 से 60, 20 से 40। ठीक है, कौन कौन है, वेल्केनाइज्ड रबर बोलिए 30 से 50। फिर है एबोनाइट, एबोनाइट की बोलिए कितनी है। नाम थोड़े से अजीब है क्योंकि चालक वाले तो हम ज्यादातर देखते ही हैं, किसको नहीं पता सिल्वर क्या है, कॉपर क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, गोल्ड क्या है, प्लेटिनियम क्या है, मरकरी क्या है, ये सारी चीज तो हमारे बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन कौन जानता है कि इसके ऊपर इंसुलेटर का नाम क्या है। ये पता है कि भाई इंसुलेटर धारा के प्रभाव को रोक रहे हैं। अब थोड़े से नाम अजीब है, लेकिन टाइम के साथ बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, और इसकी पीडीएफ आप हमारी ऐप पे जाके वहां से डाउनलोड कर पढ़ लीजिए। वेल्केनाइज रबर 30 से 50, फिर एबोनाइट, फिर 30 से 40, फिर अब्रक 20 से 60, 20 दिए 60, एबरक 20 से 60, और फिर है माइकानाइट, कितना है, 20 से लेकर बोलिए 40 तक। फिर वेकेलाइट 12 से 21, 17 से 21, राड नमक 15 से 20, रेदलाइज्ड पेपर 12 से 17। ठीक है, रेजिन ट्रिक बनाऊंगा जैसे बन गई ना, लेदराइज्ड पेपर, पेपर का यूज हम करते हैं कितनी उम्र में, 12 से 17, और उस टाइम हम समझदार हो जाते हैं, भाई पेपर ना फटे तो हम लेदर का बना लेते हैं, तो लेदराइज्ड पेपर बन गई थी 12 से 17। रेजिन 12 से 14। ठीक है, तो ये है जी आपके पदार्थ। फिर से कौन कौन से पदार्थ है, जैसे खनिज तेल, खनिज तेल आपका कहाँ यूज किया जाता है, दो प्रकार के तेल हम अपने ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग करते हैं, है ना, दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। एक वो जो दूसरा है वो तो आपके सुरंग प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में, क्या नाम है उसको एक बार छोड़िए, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपके ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल है वो आपका कौन सा है जी, खनिज तेल है। कौन सा है, खनिज तेल। तो खनिज तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वहां हम क्यों यूज करते हैं भाई, खनिज तेल में हम ऐसा तेल क्यों यूज करते हैं जो वोल्टेज के प्रवाह को रोके, क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि अपना आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माध्यम से आपके ऑयल का टेम्परेचर ना बढ़े, ना बढ़ेगा तो ठंडे शीतलक के तौर पर खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफॉर्मर के। तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 10 से 16। पोर्सलिन की है 8 से 12, क्राउन कांच की है 8 से 12, साधारण कांच की है 4 से 6, और एस्बेस्टस की है 4 से 6, मार्बल की 2 से 6, वर्निश की 2 से 3, कागज की 1 से 10। यहाँ फिर से याद कर लीजिए, ये स्टार्टिंग वाले 4 याद कर लिए थे, लास्ट वाले 3 और कर लो। कागज की है 1 से 10, 1 से 10 तक हम कागज यूज करते हैं, और फिर अभी पढ़ के आए थे कि हमने उस कागज को क्या करना है, उस कागज को जब उम्र समझदारी वाली हो जाएगी 12 से 17, तो लेदराइज्ड पेपर, लेदराइज्ड पेपर का हम यूज करेंगे। लेकिन कागज की कितनी है, 1 से 10, स्लेट की कितनी है सी, 1 से 2, और सूखी लकड़ी की 0.4 से 0.6। तो कागज की 1 से 10, स्लेट, जो कागज स्लेट हम यूज करते हैं वो 1 से 2, स्लेट हमने कहाँ तक लिखी थी, 1 से 2 साल तक, एक पहली और दूसरी क्लास में रखी थी हमने, 1 से 2 का स्लेट हो गई, कागज 1 से लेकर 10, और फिर 1 से लेकर 12, थोड़े 7 से 12 समझदार हो गए तो लेदराइज्ड पेपर का यूज कर लिया। कागज 1 से 10, स्लेट 1 से 2, सूखी लकड़ी तख्ती पे लिखे थे जब हमने स्टार्ट ही किया था 0.4 से 0.6। ठीक है, पहली क्लास में पूरी भी नहीं की थी तो हमने सूखी लकड़ी तख्ती को छोड़कर स्लेट पकड़ ली। ठीक है, ऐसे लिंक बनाएंगे याद हो जाएगा। तो ये है जो मटेरियल जिनकी हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब उतना ही सामर्थ्य है वोल्टेज को रोके। तो स्टार्टिंग के 4 कौन-कौन से थे? स्टार्टिंग के थे जी वेल्केलाइज्ड रबर, वल्केलाइज्ड रबर बोलिए 30 से 50। फिर आपका क्या है, एबोनाइट, एबोनाइट की क्या है 30 से 40, 30 से 40। अब्रक की ज्यादा मैक्सिमम 20 से 60। फिर 20 से 40 ही किसके हैं, माइकानाइट, माइकानाइट। एक ये याद कर लिया था, लेदराइज्ड पेपर, पेपर 12 से 17, कागज 1 से 10, स्लेट 1 से 2, और सूखी लकड़ी 0.4 से 0.6 तक। बाकी चीजों को भी याद करेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, परेशान मत होना। फिर और क्या क्या गुण होने चाहिए, अब यहाँ तापमान से रिलेटेड एक टेबल और है, लेकिन अब यहाँ बताऊंगा तो तुम्हारे सब ऊपर से, अब पिछला भी ऊपर से ही गया है,
पता है मेरे को। लेकिन मैंने क्या कहा कि समय के साथ टाइम बिताएंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये आगे चलकर सारे पॉइंट मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, परेशान मत होना। लेकिन और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुचालक का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए जिससे कि वह सुरक्षित रूप से प्रयोग में लिया जा सके। उच्च होना चाहिए प्रतिरोध। फिर जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही वो धारा धारा के प्रवाह में बाधा डालने वाला क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो कह रहे हैं कुचालक का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए जिससे कि वह सुरक्षित रूप से प्रयोग में लाए जा सके। प्रतिरोध मतलब रजिस्टर, और उसके अंदर कैसा गुण होता है, रजिस्टिविटी का गुण होता है। रजिस्टिविटी का गुण होता है जिसे आप किस में मापते हो, ओम मीटर में मापते हो। पता है ना पिछले टॉपिक में, ओम मीटर में मापते हो। किस में मापते हो जी, ओम मीटर में मापते हो, ठीक है, ओम मीटर में मापते हो। तो जितनी ज्यादा आपकी रेजिस्टिविटी होगी उतना ही आपका रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा जब रेजिस्टेंस होगा तो धारा का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से न के बराबर गुजरेगा। इतना ज्यादा कर दो, इतना ज्यादा कर दो कि भी धारा का प्रवाह ना ही हो पाए तो आपको रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आपके धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कि आपकी चालकता, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं उसे, वो इतनी ज्यादा कर दो तो धारा का प्रवाह ऐसे करते हैं, ठीक है, धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह उसमें से फिर धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी की। रेजिस्टिविटी है वो, जैसे रजिस्टर है वो इनवर्सली, देखो रजिस्टर धारा को रोकेगा, कंडक्टर आपका धारा, कंडक्टर मतलब चालकता, धारा के प्रवाह को करवाएगा। तो कंडक्टर विपरीत होगा बिल्कुल रजिस्टर के। तो कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर, कंडक्टर को किस में मापते हैं, तो रजिस्टर को किस में मापते हैं, ये दोनों इकाई एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कंडक्टर के अंदर धारा के प्रवाह को कराने वाला उसके अंदर गुण होता है उसकी चालकता, कंडक्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर मतलब धारा के प्रवाह को रोकने वाला, तो रोकेगा किसे, जैसे कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है तो रजिस्टर की रजिस्टिविटी होती है। तो रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, जिस प्रकार से कंडक्टर और रजिस्टर एक दूसरे के विपरीत है, सारा कुछ लिखेंगे, सब कुछ समझाऊंगा। बस कोई चीज बीच में आ जाए ना तो कोशिश क्या करो, आंख बंद करके भी सर क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस करो, क्योंकि जो ये चीजें बार बार रिपीट होगी ना तो एक टाइम तक आने 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 के साथ आपको याद भी हो जाएगी। रजिस्टर कंडक्टर के विपरीत है, तो कंडक्टर का गुण है कंडक्टिविटी, रजिस्टर का गुण है रजिस्टिविटी, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत। तो रजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसमें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको आप महो प्रति मीटर में मापते हैं, किसमें मापते हैं, महो, स्पेस नहीं है, बस ये तो अपने पिछले चैप्टर में याद भी कर लिया है। तो महो प्रति मीटर में मापते हैं, रेजिस्टिविटी को ओम मीटर में, इसको महो प्रति मीटर में मापते हैं। तो रेजिस्टिविटी बढ़ी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि कंडक्टिविटी आपकी कम। एक आदर्श अचालक का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए कि धारा का प्रवाह ना हो, कंडक्टिविटी आपकी कम। फिर है जी उच्च कार्यकारी तापमान, और क्या का गुण होना चाहिए, भाई ये टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर काम अच्छे से कर जाए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य पे कोई प्रभाव ना पड़े। उच्च कार्यकारी तापमान, हाई वर्किंग टेम्परेचर, कुचालक पदार्थ ऊष्मा को प्रसारित कर सकते हैं, करने योग्य होना चाहिए, मतलब कि ऊष्मा का प्रसारण करने योग्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, भाई धारा का प्रभाव चालक के ऊपर ही तो लगाते हैं इंसुलेटर को, कुचालक को उसके ऊपर लगाते हैं, तो धारा का प्रवाह होगा, तो इसका मतलब आपकी जब भी किसी चालक तार में से धारा का प्रवाह होता है तो हाँ, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, उसका क्या होना चाहिए, उसका प्रसारित कर देना चाहिए। प्रसारित मतलब उस ऊष्मा को रिलीव करने देने वाला होना चाहिए, यानी कि ऐसे ना हो कि अपने अंदर ही रखे उस चीज को। जैसे आप अपने कमरे में क्या करते हो, बहुत सारे रोशनदान लगाते हो, ठीक है, आप आज के टाइम में तो चलो अब कहाँ कोई रोशनदान, अब तो आपकी एसी वगैरह आप यूज करने लगे, लेकिन पुराने टाइम में घर जो बनते थे कच्ची मिट्टी के, या फिर वो जो घर भी होते थे जो पक्की के बने, तो भी उनके ऊपर रोशनदान होते थे। तो आपके अंदर टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, उष्मा हमेशा ऊपर उठती है, हैवी होके ऊपर उठती है, तो वो रोशन के दान के द्वारा बाहर नहीं। रोशनदान ऊपर क्यों लगते थे पता है क्या, क्योंकि उष्मा जो है, हीट है वो आपकी हैवी, जब आपकी ऊष्मा जो होती है वो जैसे ही मान लो गर्म होगी तो उसका अ, वजन है वो कम हो जाएगा, लाइट हो जाती है, वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो रोशनदान के माध्यम से निकल जाती है इस वजह से। तो उसको निकालने के लिए अगर वो नहीं निकलेगी तो अंदर की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा फिर, ठीक उसी प्रकार से भी चालक तार में से धारा का प्रवाह होगा तो हीट तो बनेगी, ऊष्मा तो बनेगी, तो उस ऊष्मा को प्रसारित करने वाला होना चाहिए, ऊष्मा को निकाल देने वाला होना चाहिए, जिससे कि कार्य के दौरान तापमान बढ़ने के साथ साथ उसकी कुचालकता समाप्त ना हो। तो ऐसा हमें
इंसुलेटिंग मटेरियल लेना है जो ऊष्मा को प्रसारित कर दे, ऊष्मा को रिलीव कर दे, ऊष्मा को जाने दे। तो क्यों जाने दे? क्योंकि कह रहा है कि जिससे कि कार्य के दौरान काम जब हम करते हैं तो तापमान बढ़ेगा। तापमान तो बढ़ेगा क्योंकि चालक तार है अंदर, धारा का प्रभाव बढ़ने के साथ उसकी कुचालकता समाप्त ना हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ पेराविद्युतिक सामर्थ्य घटता है। तो हम ऐसा काम करते हैं टेम्परेचर बढ़ने ही ना दें। तो टेम्परेचर कब नहीं बढ़ेगा? तो जो ऊष्मा बनेगी, जो हीट बनेगी उसको रिलीव कर दे, उसको प्रसारित कर दे, उससे जाने दे। ठीक है? और यह अधिक तापमान पर भी अपने आदर्श गुणों को, और बाई चांस मतलब इतनी कितनी की प्रसारित करे, फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो भाई उसके अंदर भी तो कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर पर वो काम कर ले, कि तापमान पर भी अपने आदर्श गुणों के साथ कार्य करने के लिए हेतु उपयोग में लाता रहे। आदर्श गुणों को कार्य करने के, तापमान पर भी अपने आदर्श गुणों के साथ कार्य करने हेतु उपयोग में लिया जा सके। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए, सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो। और क्या गुण होना चाहिए? जो हमने चालक का पहला ही गुण देखा था कि सस्ता और सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। अब गुण ऐसे हैं लेकिन मौजूद ही नहीं है यहाँ। अब मान के चलो कहीं आपको अब्रक यूज करना पड़ जाए जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से लेकर 60 तक है, विल्केनाइज रबड़ यूज करना लगने लग जाए जिसकी स्ट्रेंथ आपकी 30 से लेकर 50 है, एबोनाइट यूज कर रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ 30 से 40 है ना? तो लेकिन वो है मौजूद ही नहीं आपके पास, सस्ता ही नहीं है, इतना ज्यादा महंगा आप नहीं खरीद पा रहे, तो फिर क्या काम का है? तो सस्ता भी हो, सरलता से उपलब्ध हो। अचालक सस्ता व सुलभ होना चाहिए जिसके भी सामान्य विद्युतीय कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा सके। फिर क्या बोलता है? सुदृढ़ होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और नवीरोधी होना चाहिए, क्योंकि नवी सुदृढ़ मतलब मजबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि भाई लो लगाया टूट गया, क्योंकि चालक तारों को जब हम खींचेंगे तो साथ में तो आपका क्या खींचा जाएगा? आपके उसके ऊपर का इंसुलेटर भी खींचा जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ कि खींचने के साथ ही टूट जाए, मजबूत नहीं है, तो फिर किस काम का है? अचालक पदार्थ पर्याप्त सदृढ़ मजबूत होना चाहिए, अर्थात मजबूत होना चाहिए जिससे कि उपयोग के समय वह सरलता से नष्ट ना हो। नमी रोधी होना चाहिए, कुचालक नमी व जल से अप्रभावित होना चाहिए। ऐसे क्योंकि नमी के साथ फिर भी अगर नमी रहेगी तो पैराविद्युत सामर्थ्य घटेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि भी नमी के साथ इसके ऊपर, जैसे टेम्परेचर के साथ पहले तो ये है कि भी टेम्परेचर को प्रसारित कर दे, ऊष्मा को प्रसारित कर दे, लेकिन वो इतना बढ़ रहा है, इतना ज्यादा नहीं कर पा रहा, तो भाई ऐसा भी तो बनाना है कि हाई टेम्परेचर पे काम भी कर ले। तो हमने कहा कि उच्च तापमान पर भी कार्यकारी है। फिर हमने देखा कि जल और नमी से अप्रभावित हो, लेकिन फिर भी नमी नमी बनी रहे, तो हमें बनाना भी ऐसा है, हमें पेराविद्युतिक सामर्थ्य या ऐसा मटेरियल हमें बनाना है कि जो नमी से कम प्रभावित हो। अगर फिर भी नमी रहती है तो पेराविद्युतिक सामर्थ्य को कम करेगा, क्योंकि नमी के साथ इन्वर्टिबल हो। कुचालक नमी व जल से अप्रभावित रहना चाहिए जिससे कि नम और बरसाती मौसम में उसकी कुचालकता नष्ट न हो और वह अपने स्थायित्व को न खो दे। देखो एक सिंपल सी बात है, ये गुण है, ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें बोला जाता है ना आम जीवन में कि भाई बारिश का मौसम है तो तार वगैरह से दूर रहना। आप कहते हो कि इसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा है, लेकिन उसको आप ध्यान देना चाहिए ना, बहुत लंबे समय से बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, तो भी नमी आ गई और नमी के साथ नमी बढ़ेगी तो पेराविद्युतिक सामर्थ्य कम होगा। धार पेराविद्युत सामर्थ्य यानी कि वोल्टेज को रोके रखने की क्षमता कम होगी, लेकिन फिर भी नमी बह रही है, नमी रह रही है और लगातार बारिश हो रही है, तो फिर आपकी वो कम हो जाएगा पेराविद्युत सामर्थ्य। तो फिर भाई आपको पता है क्या, क्लियर है? आवश्यकता आकार में ढलने योग्य हो, आवश्यक आकार में ढलने योग्य हो कि जिस भी मटेरियल पे आप लगाओ उस शेप में वो आ जाए। कुचालक पदार्थ आवश्यकता अनुसार आकार में ढाले जा सकने के योग्य होना चाहिए जिससे कि विभिन्न आकार प्रकार के विद्युत युक्तियों के निर्माण में इसको प्रयोग में लाया जा सके। ये बात मैं चालक वाले में 2 या 3 मिनट में पढ़ा चुका था, अभी भी जस्ट एक बार पढ़नी है और वो इसमें कोई दम नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है कि कुचालक का वर्गीकरण। हमें तो उनके नाम और उनके कार्य वो लिस्ट मैंने पहले ही दिखा दी थी क्लास के स्टार्टिंग में। फिर भी उस लिस्ट में से कुछ ऐसे मटेरियल है जो ठोस प्रकार के हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड प्रकार के और कुछ ऐसे हैं जो गैस प्रकार के, गैसीय फॉर्म में। तो कह रहे हैं कि कुचालक का वर्गीकरण, इंसुलेटर क्लासिफिकेशन, ठोस प्रकार का ठोस कुचालक जिसका आकार, भार और आपका आयतन निश्चित होगा। क्या क्या चीजें निश्चित होती है ये देख लीजिए। ठोस के अंदर क्या निश्चित होता है? आकार भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, भार भी निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। और क्या निश्चित होता है जी? आयतन भी निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है? ये तीनों चीज क्या होती है जी? ये तीनों चीज आपकी निश्चित होती है। ये तीनों चीज क्या होती है जी? ये तीनों चीज निश्चित होती है। अच्छा,
द्रव में क्या आकार निश्चित होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे आपने द्रव में आप क्या देखोगे? आप देखोगे खनिज तेल, तो वो तो किसी भी फॉर्म में, जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है उसी में निश्चित हो जाएगा। हाँ, भार निश्चित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आयतन बताइए, आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू आपकी लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि जितना भी उसका आयतन है वो तो मेंटेन रहेगा, यानी कि इसका आयतन निश्चित होता है। अब बात करते हैं जी गैस की। आकार निश्चित होता है क्या? नहीं निश्चित होता। आयतन निश्चित होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि गैस के साथ तो और चीजें मिलती रहती है, लेकिन उसका भार निश्चित होता है। लेकिन उसका भार निश्चित होता है। तो ठोस, ऐसे ठोस जो जिसका आकार, भार और आयतन निश्चित हो, तो वो ठोस इंसुलेटर बन जाएगा। जिसकी दो चीजें निश्चित हो वो आपके द्रव, जिसकी एक ही चीज निश्चित हो वो आपकी गैस। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर। ठोस अचालक, ठोस अचालक के अंदर कौन है? ठोस अचालक वे जिसके आकार, आकृति व आयतन निश्चित हो। इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग पारेषण लाइनों में विद्युत रोधियों के रूप में किया जाता है, क्योंकि भाई जो आपकी सिरोपरी लाइन है, जो आपकी एक पोल से दूसरे पोल पे जा रही है, उसके ऊपर आप चाहते हो कि भाई वो उसका आकार, जिस प्रकार का आपका चालक तार कैसा होता है? चालक तार आपका आयताकार शेप में होता है, वर्गाकार होता है, या आपकी सर्कुलर शेप में होता है? तो आप कहेंगे गोल होता है। आपने देखा है कभी वर्गाकार तार जा रहा है या आपका आयताकार तार जा रहा है? हमेशा क्या होता है? गोलाकार तार होता है ना? वर्त की शेप में होता है, तो उसी शेप के अनुसार उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होना चाहिए, तो आकार, भार और आयतन निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग पारेषण लाइनों में विद्युत रोधियों के रूप में किया जाता है। विद्युत रोधी उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। इसके अंतर्गत एबोनाइट आकार भार निश्चित है, अब्रक आकार भार निश्चित है, बेकेलाइट आकार भार निश्चित है, पोर्सलिन आकार भार निश्चित है, कांच आकार भार निश्चित है, मार्बल आकार भार निश्चित है, स्लेट आकार भार निश्चित है, सूखी लकड़ी आकार भार निश्चित, फाइबर आकार भार निश्चित है। तो ये सारे क्या हो गए? ये ठोस हो गए। समझ गए इस बात को? तो हालाँकि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, बेसिक ज्ञान इतना तो होना ही चाहिए। फिर है जी द्रव कुचालक। द्रव कुचालक यानी कि लिक्विड इंसुलेटर। तो लिक्विड इंसुलेटर वे अचालक पदार्थ जो प्रभावित होने का गुण रखते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हो, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, द्रवीय अचालक कहलाते हैं, जैसे खनिज तेल। यही एक एग्जाम्पल है इसमें। द्रव कुचालकों का प्रयोग सामान्यतः विद्युतिक मशीन में किया जाता है। विद्युत मैसून में किस वजह से? ठंडा रखने के लिए, शीतलन के तौर पर ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल का हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भी ट्रांसफॉर्मर है वो ऑयल से चलता है। वो कूलिंग प्रणाली के तौर पर जो ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है, दो टैंक होते हैं, एक मेन और एक कंजर्वेटिव टैंक। तो मेन टैंक में जो ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल जो भरा रहता है, कंजर्वेटिव टैंक में हम 3/4 रखते हैं, वो भी कंजर्वेशन के तौर पर। तो वो किस पर्पज से? ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए। कुछ लचीले अचालक, क्योंकि क्यों रखते हैं? क्योंकि धारा का प्रवाह नहीं होने देता। पेरा विद्युतिक सामर्थ्य है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वोल्टेज को रोके रखता है। रोके रखेगा तो आपके धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भी वो आपके जो अंदर वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग में से जो वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो उस वाइंडिंग की वोल्टेज के प्रसार को, ऊष्मा के प्रसार को आगे शीतलन के माध्यम से ठंडा कर देते हैं। ठीक है? जैसे कुछ लचीले अचालक पदार्थ जैसे पीवीसी, फुल फॉर्म भी देखेंगे, माइकानाइज्ड, माइकानाइट, रेजिन आदि क्या है? खनिज तेल के साथ मेनली है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। पीवीसी, माइकानाइट और आपका रेजिन किस लिस्ट के अंदर आता है? ये आते हैं जी आपके द्रव के अंदर। ये किसके अंदर आते हैं? द्रव के अंदर। नेक्स्ट है जी आपका कौन सा? गैसीय कुचालक। कौन सा है जी? गैसीय कुचालक। आपके गैस इंसुलेटर क्या है? वे अचालक जिसकी कोई निश्चित आकृति व आकार नहीं होता। क्या निश्चित होता है? सिर्फ भार। वो आपके गैसीय अचालक कहलाते हैं। गैसीय अचालकों का प्रयोग प्रकाशीय अनुप्रयोगों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है अभी? प्रकाशीय अनुप्रयोग। कोई मोस्ट इंपोर्टेंट बात नहीं है। प्राकृतिक रूप से ये गैस के रूप में होते हैं तथा ये कुचालक शुष्क अवस्था में कार्य करते हैं। तो गैस है तो शुष्क, नमी आ जाएगी तो फिर कुचालक नहीं रहेंगे। शुष्क अवस्था में होंगे तभी काम करेंगे। कुचालक मतलब नमी की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पेरा विद्युतिक सामर्थ्य। तो शुष्क अवस्था में रहते हैं, जैसे हवा। हवा आपकी बहुत अच्छी आपकी कुचालक है, क्योंकि अगर हवा में से ही करंट का प्रवाह होता तो हम सारे चिपक लिए होते। हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन और नियोन, ये सारे क्या है? ये आपकी गैस है। हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन और नियोन। और जैसे इसमें नमी आ जाएगी तो तभी क्या कहा जाता है कि बारिश के मौसम में, नमी के मौसम में चालक तारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नमी के साथ अगर दीवार पास में होगी। हमारे घर के पास तो ना एक ट्रांसफॉर्मर इतना नजदीक लगा रखा है, बहुत बार शिकायत भी कर ली, लेकिन नहीं हटा के, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन उन निकम्मों को कोई ये नहीं बताए
क्योंकि जब बारिश हो रही होगी तो दीवार में नमी आएगी, हवा में नमी होगी, तो कहीं न कहीं फिर अगर आपके जम्पर वगैरह लगा रखे हैं, उनके माध्यम से बनते हैं ना फ्लक्स वगैरह, उनके माध्यम से हल्का-फुल्का करंट चला जाएगा, उस दिन नुकसान होगा। लेकिन कौन मानता है? हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, नियॉन ये क्या है? गैसीय कुचालक है। ये क्या है जी? गैसीय कुचालक है। तो मेरे ख्याल से अब आगे की कहानी को अब लिस्ट आ गई, कौन-कौन से कुचालक पदार्थ हैं, देख लेते हैं। शुष्क हवा, वल्केनाइज्ड रबर, पीवीसी, एबोनाइट, अभ्रक, माइकानाइट, बेकेलाइट, लेथराइज्ड पेपर, रेजिन, खनिज तेल, पोर्सनेल, कांच, एस्बेस्टस, मार्बल, स्लेट, कागज, स्लेट, सूखी लकड़ी, वर्निश, कागज, वर्निश 2 बार आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं है। तो कागज वूल और मैग्नीज डाइऑक्साइड, इन सबको बड़े डिटेल से जैसे मोटा मोटा देख लीजिए। शुष्क हवा, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? वेल, पढ़ाऊंगा सारा कुछ, लेकिन पेपर में क्या आएगा उसी पे फोकस कराऊंगा। जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, P इजिकल टू वी आई कोस फाइव, फिर पूरा ड्राइव किया, फिर हमने देखा, मैंने क्या कहा, ये लाइन याद कर लीजिए कि पेराविद्युतिक हानियां वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है और इसे शेयरिंग ब्रिज से मापते हैं। लेकिन बताया तो बहुत कुछ था, तो याद क्या करना है वो मैं बताऊँगा। हालाँकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्योंकि कवर करना होता है अपने सिलेबस को, लेकिन जो काम का है बस उसी चीज़ पे फोकस किया जाएगा। अवृत्त जिसका सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जो 10 की पावर 15 ओम मीटर तक आपकी प्रतिरोधकता को रखता है, तो धारा के प्रवाह को नहीं होने देगा। तो ये सारा कुछ किया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होप सो आपने अभी एन्जॉय किया होगा, और जो बच्चे कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये कुछ डेमो वीडियो मैं ज़रूर डालता रहूँगा बीच-बीच में, जैसे आप आइडिया लगा सकते हो कि न सिर्फ सर यहाँ कोई 1-2 टॉपिक बेहतरीन करा रहे हैं, बल्कि कंप्लीट सिलेबस ही इतने बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्लास की स्टार्टिंग में मैं रिवीजन कराता हूँ फाउंडेशन बैच में, क्लास के एंड में आपको रिवीजन करना होता है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाएँगे, वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएँगे, और फिर उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कीजिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं क्वेश्चनों का डिटेल से सॉल्यूशन अब यहाँ यूट्यूब पे 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के करवाया जा रहा है। तो फाउंडेशन बैच वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, 499 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसी थी आप ज़रूर बताइए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और इस सेशन के उस बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब मेरे को यकीन है कि एक बच्चा कम से कम 10 से 12 बच्चों को, ऐसे बच्चों को जानता होगा जो अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। कर दीजिए ऐसे, कोई नुकसान थोड़ी ना है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब तभी तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस सेशन को अच्छा लगेगा, व्यवहार बढ़ेगा, जाता है यार, नो डाउट। इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? अभी मेरे को ड्यूटी जाना है और ये टाइम आप नोट नहीं कर पा रहे होंगे, सुबह के 5 बजे से मैं क्लास ले रहा हूँ, और फिर आज 24 घंटे की ड्यूटी, इन द सेंस एक साथ वाला नहीं आ रहा। तो अभी मैं करके आऊँगा एक शिफ्ट, और कल फिर सुबह फिर जाना है। अभी कितनी मेहनत की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग। ठीक है? ठीक है भाई, टाटा। सेशन को शेयर ज़रूर करना।